आइए आज इन दिलचस्प आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अहम और बड़े टकराव को डीकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसा टकराव जहां ऐतिहासिक राजनीतिक वादों का सामना सीधा जटिल आर्थिक वास्तविकताओं से होता है। तमिलनाडु के मौजूदा हालात के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नई सरकार के शानदार विजन्स और राज्य के सीमित खजाने के बीच संतुलन बनाया जाता है। चलिए शुरुआत एक ऐतिहासिक नंबर से करते हैं। 107 साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके ने जो ये 107 सीटें जीती हैं ना, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा जनादेश है जो स्पष्ट करता है कि जनता ने एक नई उम्मीद और एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण पर अपनी भारी मोहर लगाई है। लेकिन इस बम्पर जीत के ठीक सामने एक और बहुत ही भारी भरकम आंकड़ा खड़ा है, और वो है 10.71 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये तमिलनाडु का अनुमानित बकाया कर्ज है। एक तरफ ऐतिहासिक जीत का जश्न है और दूसरी तरफ राज्य के खजाने पर मौजूद ये भारी दबाव। और यहीं से शुरू होता है वादों की उम्मीद और कर्ज की कड़वी सच्चाई के बीच का जबरदस्त तनाव। तो आज के इस विश्लेषण को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, टीवीके की 2026 ऐतिहासिक जीत। दूसरा, महिलाओं और कल्याण से जुड़े उनके बड़े वादे। तीसरा, 10.71 लाख करोड़ के कर्ज की वास्तविकता। चौथा, इन वादों की वास्तविक लागत। और अंत में वित्तीय संतुलन की चुनौतियां। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, टीवीके की 2026 की ऐतिहासिक जीत। देखिए, ये जीत कोई रातों रात का चमत्कार नहीं थी। टीएनटीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर इसलिए उभरी क्योंकि इसके पीछे उनका एक बेहद महत्वाकांक्षी 94 पन्नों का घोषणा पत्र था। इस दस्तावेज में एक दो नहीं बल्कि 336 से अधिक विशिष्ट वादे शामिल थे। ये सिर्फ तात्कालिक राहत देने वाली बातें नहीं थी, बल्कि इसमें 2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने जैसे बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्य भी शामिल थे। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, बड़े वादे, खासकर जो महिलाओं और समाज कल्याण से जुड़े हैं। इस विशाल जनादेश को सुरक्षित करने में महिला केंद्रित वादों ने यकीनन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जरा इन वादों पर गौर कीजिए। परिवार की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,500 रुपए, हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, कम आय वाले परिवारों की दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, और बच्चियों की माताओं के लिए 15,000 रुपए की वार्षिक शिक्षा सहायता। हम जानते हैं कि तमिलनाडु में कल्याणकारी योजनाओं का एक पुराना इतिहास रहा है, लेकिन इन वादों का जो विशाल पैमाना है ना, वो इससे एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। और बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, युवाओं और किसानों के लिए भी प्रतिबद्धताएं उतनी ही विशाल हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियां, इतनी ही स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप, बेरोजगार स्नातकों के लिए 4,000 रुपए का मासिक भत्ता। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए सहकारी फसल ऋण की पूरी माफी और धान के लिए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी का वादा। आप देख सकते हैं कि ये वादे समाज के हर बड़े वर्ग को छूते हैं। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं, जो है हमारा तीसरा पॉइंट, 10.71 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। जमीनी हकीकत को समझने के लिए जरा तमिलनाडु के बजट के इस गणित को देखिए। मान लीजिए राज्य सरकार 1 रुपया कमाती है, तो वो खर्च कैसे होता है? सब्सिडी और अनुदान पहले से ही 30.1% का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। 26.9% हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, और 15.1% पुराने कर्जों का सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नए वादे जोड़ने से पहले ही बुनियादी ढांचे या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार के पास केवल 11.5% ही बचता है। और इसी बेहद सीमित वित्तीय गुंजाइश के बीच सामने आता है 10.17 लाख करोड़ रुपए का वो डराने वाला आंकड़ा। अगर हम इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में वर्तमान में तमिलनाडु पर भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक कर्ज है, जो कि राज्य की कुल जीडीपी यानी जीएसडीपी का 26.12% है। हालांकि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये एक औद्योगिक पावर हाउस है, लेकिन कर्ज का ये विशाल पहाड़ अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो फिर सवाल उठता है, पॉइंट नंबर 4, इन वादों की वास्तविक लागत क्या होगी?
यहीं पर आकर राजनीतिक वादे और आर्थिक हकीकत आपस में जोर से टकराते हैं। देखिए, राज्य का वर्तमान अनुमानित राजस्व घाटा अभी लगभग 47,696 करोड़ रुपए है, यानी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च। लेकिन दूसरी तरफ स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार इन नए कल्याणकारी वादों को पूरी तरह से लागू करने की वार्षिक लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इस तरह के विशाल खर्च को अगर सीधे जोड़ दिया जाए तो राजकोषीय घाटा अपनी तय सीमा से बहुत बहुत आगे जा सकता है। अगर हम इस 1 लाख करोड़ के खर्च का ब्रेकडाउन करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। केवल महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने वाले वादे की लागत ही लगभग 47,100 करोड़ रुपए सालाना होगी। जरा सोचिए, ये अकेला आंकड़ा राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 13.7% है। इसके बाद किसानों की ऋण माफी और मुफ्त LPG सिलेंडर जैसे वादे आते हैं, जो राजकोष पर एक बहुत भारी वित्तीय भार डालते हैं। अब अर्थशास्त्रियों की चेतावनी को हम इस निष्पक्ष कोट के जरिए समझ सकते हैं। ये मुख्य रूप से राज्य व्यय हैं। बिना राजस्व वृद्धि के इन्हें जोड़ने से राजस्व घाटा सीधा बढ़ता है और अधिक कर्ज लेने की नौबत आती है। मूल समस्या ये है कि ये पैसा किसी नई संपत्ति निर्माण या कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जा रहा है, बल्कि ये सीधे उपभोग के लिए है। अगर आय नहीं बढ़ती है तो इन वादों को पूरा करने का एकमात्र तरीका सिर्फ और अधिक कर्ज लेना ही बचता है। तो इन सब के बीच समाधान क्या है? यही है हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट, वित्तीय संतुलन की चुनौतियां। अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोन मॉडल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक आर्थिक टेस्ट है जो विश्लेषकों को ये बताता है कि सरकार के कर्ज लेने का तरीका टिकाऊ है या नहीं। इस परीक्षण से साफ पता चलता है कि तमिलनाडु को संरचनात्मक सुधारों की सख्त जरूरत है, वरना यह कर्ज एक दुष्चक्र बन सकता है। शायद ठीक इसी वजह से नए मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभालते ही राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर लाने की बात कही है, ताकि असली वित्तीय स्थिति सबके सामने आ सके। इस राजकोषीय संकट से बचने के लिए सरकार को 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम में काम करना होगा। अल्पावधि शॉर्ट टर्म में उन्हें यकीनन इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा और शायद शुरुआत में इसका लाभ केवल सबसे जरूरतमंदों तक सीमित करना पड़े। मौजूदा बजट को भी फिर से एडजस्ट करना होगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो दीर्घावधि लॉन्ग टर्म समाधान ही हैं, जैसे राज्य को तेजी से $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, AI और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी तकनीकों के जरिए लीकेज रोककर टैक्स सिस्टम को बेहतर करना। इन समाधानों को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन से कुछ बहुत ही तार्किक कदमों की उम्मीद की जा रही है। सबसे पहला कदम, विरासत में मिली वित्तीय स्थिति पर पूरी पारदर्शिता के साथ श्वेत पत्र जारी करना। दूसरा, जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख वादों को टुकड़ों में या चरणों में लागू करना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, क्योंकि लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए उत्पादक पूंजीगत व्यय को हर हाल में रोजमर्रा के खर्चों से अधिक तेजी से बढ़ना ही होगा। और अंत में यह पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या तमिलनाडु का उच्च विकास वाला आर्थिक इंजन इसके इस ऐतिहासिक कल्याणकारी विस्तार का भार उठा पाएगा? क्या इतने बड़े लोक लुभावन जनादेश को राजकोषीय जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक संतुलित किया जा सकता है? इसका उत्तर न केवल तमिलनाडु के भविष्य के लिए बल्कि भारत के हर उस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक तय करेगा जो विकास और लोक कल्याण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।